कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। स्टूडेंट कल हमारा थर्ड टॉपिक फिनिश हुआ था, हिंदी पेडागोजी का, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। आज हमारा फोर्थ टॉपिक स्टार्ट होगा हिंदी पेडागोजी का। हमारा हिंदी पेडागोजी का फोर्थ टॉपिक है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। तो शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। भाषा एवं व्याकरण। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होती है: पढ़ना, लिखना, बोलना एवं सुनना। ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन बना है कि भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए किन कौशलों की आवश्यकता होती है: पढ़ना, लिखना, बोलना एवं सुनना। इन 4 कौशलों से भाषा में शुद्धता आती है। शुद्ध भाषा सिखाने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना ज्ञान एवं प्रयोग मुख्य आधार है। इसका आधार क्या है? व्याकरण का ज्ञान एवं प्रयोग भाषा का आधार है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विचारों के आदान प्रदान के लिए कुछ सार्थक ध्वनि प्रतीकों को अपनाया। ये ध्वनि प्रतीक ही भाषा कहलाए। कालांतर में भाषाओं के सामान्य रूपों का विश्लेषण कर उनमें कुछ नियम निकाले गए। ये नियम भिन्न भिन्न भाषाओं के अपने व्याकरण के अंग हैं। यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहले भाषा का विकास हुआ फिर व्याकरण का। देखिए ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि पहले किसका विकास हुआ, भाषा का या व्याकरण का। तो पहले भाषा का विकास हुआ फिर व्याकरण का। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें यह बताता है कि किस वाक्य में कौन सा शब्द कहाँ रहना चाहिए। व्याकरण तो भाषा के सर्वमान्य रूप का संरक्षण करता है, लेकिन भाषा तो फिर भी व्याकरण के नियमों से इधर उधर ही हो ही जाती है। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कहकर परिभाषित किया। ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि भाषा को किस शब्द से परिभाषित किया है महर्षि पतंजलि ने। स्वीट महोदय के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। ये किसके द्वारा है, किसने बोला? ये स्वीट महोदय के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण एवं अथवा उसका शरीर विज्ञान है। डॉक्टर जैगर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। जैगर महोदय के विचारानुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। ये कोटेशन जरूर आ जाती हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे है, भाषा व्यक्ति के जीवन की अमूल्य निधि है। इसका प्रयोग वह अपनी सुविधा के अनुसार करता है। लगातार प्रयोग होते रहने के कारण वह स्थिर नहीं रहती बल्कि परिवर्तनशील रहती है। देखिए जब भी हम किसी चीज़ का बार बार प्रयोग करेंगे, कोशिश करेंगे, बार बार करते रहेंगे तो वह उसमें परिवर्तन होगा और सुधार आएगा। व्यक्ति विशेष का प्रभाव भी उस पर पड़ता दिखाई देता है। भाषा सदा ही विकासोन्मुख और अर्जनशील रही है। देखिए विकास तो होगा ही जब हम बार बार किसी चीज़ को बोलेंगे और बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, नए नए तत्व हमें पता चलते हैं। विकास का नाम ही परिवर्तन है और यह कभी वृद्धि के रूप में तो कभी ह्रास के रूप में दिखाई देता है। भाषा में कुछ प्रयोग धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं, जो कुछ जुड़ते भी हैं। भाषा के इस बनते बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए एक रूपता निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। ये देखिए ये क्वेश्चन बन रहा है कि व्याकरण की संज्ञा किसे दी गई है। जो नियम बनाए गए हैं भाषा के इस बनते बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए या एक रूपता बनाए रखने के लिए उन नियमों को व्याकरण की संज्ञा दी गई है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। कामता प्रसाद गुरु ने भी व्याकरण के विषय में लिखा है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप में शुद्ध रूप और प्रयोग में नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, ये कोटेशन कामता प्रसाद गुरु वाली, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। आगे भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। भाषा परिवर्तनशील है, विकासशील है। व्याकरण उसके इस विकास पर नियंत्रण का कार्य करता है। देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा क्या है और ये परिवर्तनशील और विकासशील ऑप्शन में आ सकते हैं। और व्याकरण उसके
इस विकास पर नियंत्रण का कार्य करता है। व्याकरण भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है, अतः भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने, उसको विकृतियों से बचाने के लिए व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है। इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि व्याकरण का क्या कार्य है, तो वो विकास का पर नियंत्रण का कार्य करता है। आगे है व्याकरण भाषा का सहचर है। भाषा रूप भवन की रचना शब्द रूपी ईंट व्याकरण रूपी सीमेंट के समुचित योग से संभव है। देखिए ये क्वेश्चन बन रहा है कि व्याकरण भाषा का सहचर है और इसमें आ सकता है कि जैसे भाषा किस रूपी है या व्याकरण किस रूपी है, तो इसमें ऑप्शन में आ सकता है ईंट, सीमेंट, इस तरह से, है ना। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, पर भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उसके सर्वमान्य रूप को सीखना होता है। भाषा के सर्वमान्य रूप को जानने के लिए व्याकरण को जानना आवश्यक है। इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि भाषा के सर्वमान्य रूप को जानने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो ये व्याकरण की। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शिक्षण अधूरा है। व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान के अभाव को शुद्ध बोलना और लिखना संभव नहीं है। जिस प्रकार किसी शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु पर्याप्त नियमों का होना आवश्यक है, बिना नियमों के सत्ता में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसी प्रकार भाषा में व्याकरण के बिना अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः भाषा को विकृति से बचाने के और उसके शुद्ध रूप को सुरक्षित रखने के लिए तथा भाषा में स्थायित्व लाने के लिए भाषा में व्याकरण की आवश्यकता है। देखिए अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम शब्दों को या वाक्यों को सही से नहीं व्यवस्थित कर पाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। वाक्य हम बोल देंगे लेकिन अधूरे अधूरे। वही चीज़ है कि व्याकरण की बहुत आवश्यकता है भाषा में। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, ये जरूर लिख लीजिएगा, ये जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य है? छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना, छात्रों को शुद्ध भाषा के प्रयोग सिखाना, व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचना तथा सृजनात्मकता, छात्रों को ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्तियों एवं शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना, छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का प्रसंगानुकूल अर्थ निकालना और स्वराघात एवं बलाघात के अनुसार अर्थबोध कराने की योग्य बनाना, छात्रों में भाषा के गुण दोष परखने की रुचि उत्पन्न करना, भाषा रचना का ज्ञान प्राप्त करना, नवीन भाषा को सीखने में मदद करना। ये हैं हमारे व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। ये आगे और भी हैं व्याकरण के उद्देश्य। भाषा की प्रकृति एवं गठन का व्यवहारिक ज्ञान कराना, भाषिक तत्वों की संरचनाओं का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को विविध ध्वनियों की जानकारी देना, इन ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर का ज्ञान कराना, चारों कौशल कौन कौन से पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनने का विकास करना, भाषा की अशुद्धता की क्षमता को पहचानने की शक्ति का विकास करना, भाषा संबंधी नियमों से अवगत कराकर उनका प्रयोग करना चाहिए, शब्द योजना तथा शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना, शब्दों मुहावरों का प्रसंगानुकूल प्रयोग करना सिखाना, शुद्ध भाषा सीखने की में रुचि उत्पन्न करना, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु सर्वमान्य भाषा सिखाना। ये सारे क्या हैं हमारे भाषा के व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। ये ब्लर बहुत हो रहा है। आगे है हमारा व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग में से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। भाषा किस पे आधारित है? क्वेश्चन बन रहा है ध्वनि पर। ध्वनियों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये क्वेश्चन बन रहा है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3, वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित अनेक आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या आता है? संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द से संबंधित उसके भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा रचना आदि का विवरण होता है। इसमें भी क्वेश्चन बन रहा है कि शब्द विचार के अंतर्गत क्या आता है, तो ऑप्शन में ये सारे आ सकते हैं। आगे वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण,
रचना, अवयव तथा शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों की जानकारी दी जाती है। इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं व्याकरण के अंग में। आगे है व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। व्याकरण की शिक्षण विधियाँ, ये शिक्षण विधियाँ पहले भी मैंने कराई हैं, फिर से करा देती हूँ। व्याकरण की शिक्षण विधियाँ में पहली है निगमन विधि। निगमन विधि क्या थी? निगमन विधि जो आश्रमों में, पुराने टाइम में आश्रमों में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, वह निगमन विधि थी। आइए देखते हैं। प्राचीन काल में जब छात्र आश्रमों में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, जब उन्हें कुछ नियम उपनियम बता दिए जाते थे, छात्र उन्हें रट लेते थे। इस विधि को निगमन विधि कहते हैं। इस प्रणाली के 2 सूत्र हैं, सूत्र विधि एवं पुस्तक विधि। देखिए इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि निगमन विधि क्या थी। तो प्राचीन काल में जब छात्र आश्रमों में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्हें नियम और उपनियम बता दिए जाते थे, छात्र उन्हें रट लेते थे। ये क्वेश्चन बन रहा है। और इस निगमन विधि की 2 प्रणाली सूत्र हैं। कौन सी? एक सूत्र विधि और एक पुस्तक विधि। सूत्र विधि में अध्यापक छात्रों को कुछ सूत्र बता देते हैं और शिक्षार्थी उन्हें समझे बिना ही कंठस्थ कर लेता है। सूत्र विधि के अंतर्गत क्या होता है कि छात्रों को कोई सूत्र बताते हैं और वो उनके साथ ही बोल बोल के उन्हें याद कर लेता है। भले ही उनकी समझ में कुछ ना आए, लेकिन उनके साथ बोल के उन्हें याद करता है। पुस्तक विधि यह है सूत्र विधि का ही परिवर्धित रूप है। इस विधि में नियमों का ज्ञान कराने हेतु छात्रों को व्याकरण की पुस्तक दे दी जाती है। छात्र उनमें से नियम रट लेते हैं। ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पुस्तक दी जाती है और उसमें से वो याद कर लेते हैं। अधिकांश विद्वान निगमन विधि को मनोवैज्ञानिक व अरुचिकर मानते हैं, क्योंकि इस विधि के नियम केवल रटने होते हैं। इस प्रणाली में चिंतन, निरीक्षण और नियमीकरण का अवसर नहीं मिलता, अतः यह विधि त्याज्य है। मतलब निगमन विधि में क्या है, जो सामने वाला बोल रहा है बस हमें वही बोलना है, उसमें हमें सोचना नहीं है, समझना नहीं है, ना ही उससे जानना है कि ये क्या बोल रहा है, इसका अर्थ क्या है। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है और इससे अरुचिकर बनता है। आगमन विधि, इस विधि में छात्र उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। आगमन विधि में 4 पदों का अनुसरण करके छात्र व्याकरण के नियम व उपनियम खुद निकालते हैं। ये विधि है, इसमें क्या होता है कि छात्र खुद स्वयं करके देखता है और उसके निष्कर्ष निकालता है, उसे पूरी तरह समझ के करता है। आगे है आगमन विधि के 4 पद। आगमन विधि के 4 पद कौन से? सबसे पहला है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बन रहा है, उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और परीक्षण। तो ये 4 पद शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। उदाहरण का देखते हैं। सर्वप्रथम बच्चों के सामने एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। निरीक्षण, छात्र इन उदाहरणों को देखते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं और उनमें जो समानता होती है उसका पता लगाते हैं। सामान्यीकरण, इस समानता को वे नियम का रूप देते हैं। और परीक्षण, निकाले गए नियमों की सत्यता हेतु उनके परीक्षण करते हैं। यह विधि सरस, रुचिकर व ग्राह्य है, क्योंकि इस प्रणाली में छात्रों को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। अतः इस प्रणाली में कुछ शिक्षण सूत्रों, ज्ञात और अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन आदि का पालन किया जाता है। वही बात है ना, जो व्यक्ति खुद करके देखेगा और उसको पूरा निरीक्षण करेगा तो वो अच्छे से याद भी होता है। तो इस विधि को अच्छा बताया गया है। आगे है भाषा संसर्ग विधि। यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ये क्वेश्चन बन रहा है कि भाषा संसर्ग विधि किन विद्यार्थियों के लिए? तो यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें भाषा का अधिकार रखने वाले कतिपय लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि भाषा संसर्ग विधि में कौन सी कृतियां पढ़ाई जाती हैं? तो कतिपय लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती हैं, जिसमें छात्र भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन यह विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। इनमें हमें अग्रलिखित 4 तथ्यों का ध्यान में रखना पड़ता है। कौन कौन सी विधि? भाषा संसर्ग विधि में कौन से तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है।
इस विधि से केवल व्यवहारिक व्याकरण शिक्षा दी जा सकती है। कौन सी शिक्षा दी जा सकती है? व्यावहारिक व्याकरण शिक्षा। भाषा संसर्ग विधि के द्वारा केवल व्यवहारिक व्याकरण शिक्षा दी जा सकती है। नियमित व्याकरण पढ़ाने के लिए हमें आगमन विधि का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि नियमित व्याकरण पढ़ाने के लिए हमें आगमन विधि का सहारा ही लेना पड़ेगा। इस विधि से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देने में अधिक समय लगेगा। शुद्ध एवं अशुद्ध विवेचन करने का कोई आधार न होने के कारण शुद्धता में कमी स्वाभाविक होगी। बिना विवेचन के आत्मविश्वास नहीं होगा और आत्मविश्वास के अभाव में भाषा पर अधिकार करने की कल्पना सार्थक नहीं। अतः व्याकरण शिक्षण की यह विधि अपने आप में पूर्ण न होने के कारण इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। देखिए, इसमें आपकी समझ में आ गई होगी कि ये एक तरह से पूर्ण विधि नहीं है, तो इसमें अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसमें समझाने लायक वैसे है कुछ नहीं। आप लोगों की अगर समझ में ना आई हो तो फिर भी बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रयोग विधि। प्रयोग विधि वही है कि जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो तो सबसे बेस्ट बताते ही हैं, बेस्ट है वो विधि। आगे देखते हैं। इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाए जाते हैं। तत्पश्चात उसका अभ्यास कराया जाता है, जिसमें निम्न सोपानों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: तुलना एवं विश्लेषण, नियमीकरण एवं निष्कर्ष, प्रयोग एवं अभ्यास। ये प्रयोग विधि के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि ये प्रयोग विधि के उदाहरण तुलना एवं विश्लेषण, नियमीकरण एवं निष्कर्ष, प्रयोग और अभ्यास। आगे है सहसंबंध विधि। ये याद रखिए, ये सारी विधि किसकी हैं? व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। ये व्याकरण की शिक्षण विधियाँ चल रही हैं। निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, प्रयोग विधि, सहसंबंध विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, समवाय विधि, खेल विधि, ये सारी इसी की हैं व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। आगे सहसंबंध विधि। इस विधि का प्रयोग शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण आदि के समय किया जाता है। यह व्याकरण शिक्षण की कोई पृथक विधि न होकर गद्य रचना के अभ्यास के दौरान आए व्याकरण के नियमों की जानकारी प्रदान करती है। सहसंबंध विधि में क्या है? इसका प्रयोग कब होता है? शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण आदि के लिए किया जाता है। और ये व्याकरण शिक्षण की कोई अलग से विधि नहीं है, ये उसी की गद्य रचना के अभ्यास के दौरान आए व्याकरण के नियमों की जानकारी प्रदान करती है। ये व्याकरण की ही एक विधि है और व्याकरण से पृथक नहीं है ये, ठीक है। आगे प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। यह विधि बिना व्याकरण नियमों का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने से अवसर प्रदान करता है। ऐसे लेखक जिनका भाषा पर पूर्णाधिकार है उनसे बालकों के वार्तालाप के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त है। प्रत्यक्ष विधि में वही कि अपने बोलने के लिए कुछ दिया जाए या चर्चा की जाए, है ना, तो उससे भाषा में सुधार होता है। समवाय विधि। इस विधि के प्रतिपादकों का मत है कि व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से देकर साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं पढ़ाई जाए। इसके अंतर्गत मौखिक एवं लिखित कार्य कराते समय, गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय, रचना कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। ये समवाय विधि है। इसमें क्या होता है? इसमें व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती। इसमें जो प्रतिष्ठित या विद्वान है या महान पुरुष हैं उनकी रचनाएं पढ़ाई जाती हैं और उसी के अंतर्गत इसमें लिखने को भी दिया जाता है और मौखिक भी बोलने को कहा जाता है। आगे है, यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। लॉर्ड मैकाले के अनुसार बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता। यह विधि उच्च कक्षाओं के अनुरूप है। ये जो है समवाय विधि, ये मनोवैज्ञानिक विधि है और इसमें महान पुरुषों की या विद्वानों की रचनाएं पढ़ने को दी जाती हैं, उनके बारे में लिखने को दिया जाता है, उनके बारे में बोलने को दिया जाता है और ये बच्चे जल्दी सीखते हैं।
ये किसने कहा है बच्चे जल्दी सीखते हैं? लॉर्ड मैकाले ने समवाय विधि के बारे में कहा है कि ये बच्चे जल्दी सीखते हैं क्योंकि जिसका व्याकरण वे नहीं जानते, और यह विधि उच्च कक्षाओं के अनुरूप है। आगे खेल विधि। इस प्रणाली से खेल में व्याकरण सिखाने से व्याकरण की नीरसता छात्रों के मार्ग में बाधक नहीं बनेगी। खेल विधि से छात्र व्यक्तिगत तथा सामूहिक खेलों में सिद्धांतों को हृदयंगम कर लेंगे। खेल में शब्द भेद, लिंग भेद, वचन आदि का ज्ञान करा सकते हैं। खेल विधि के द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं क्योंकि वो रुचिकर होता है और सीखने में आसानी होती है। आपको पता है बच्चों को खेल जल्दी याद हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं याद होती, तो बस वही चीज़ें यहाँ। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि। इसमें भाषा शिक्षण द्वारा रोचक व आकर्षक विधि द्वारा ज्ञान कराते हुए ध्वनि, वर्तनी, वचन, शब्द, लिंग, क्रिया, काल आदि विकारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके सोपान है उदाहरण, प्रश्नोत्तर, नियमीकरण। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि के सोपान कौन से हैं? उदाहरण, प्रश्नोत्तर और नियमीकरण। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस इसका ज्ञान कराया जाता है। किसका? ध्वनि, वर्तनी, शब्द, वचन, लिंग, क्रिया, काल आदि विकारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आगे है व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया। व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित सोपानों को प्रयुक्त करना अनिवार्य है। पूर्व ज्ञान। व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया का पहला ये पॉइंट आ सकते हैं, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य, कथन। तो पूर्व ज्ञान है विद्यार्थी को सर्वनाम पढ़ाने हेतु संज्ञा शब्द का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। देखिए, सर्वनाम हम तभी पढ़ा सकते हैं और तभी छात्र की समझ में आएगा जब से संज्ञा के बारे में पता होगा। डायरेक्ट अगर सर्वनाम पढ़ाएंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा। वही चीज़ कह रहे हैं कि वो कनेक्टेड होना चाहिए दोनों। आगे है प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का विकास कराया जाता है। जैसे कि जो हमें प्रस्तावना बनानी पड़ती है कि छात्रों को कितनी जानकारी है, जो टॉपिक हम आज पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके बारे में उन्हें कितनी नॉलेज है, तो वही प्रस्तावना प्रश्न तैयार किए जाते हैं, उनसे उनका आंसर निकलवाया जाता है और ये जाना जाता है कि इन्हें कितनी नॉलेज है। जो हम टॉपिक आज पढ़ाएंगे उनका मूल्यांकन किया जाता है। आगे उद्देश्य कथन। समस्यात्मक प्रश्न को मुख्य प्रकरण से संबंधित करते हुए उद्देश्य कथन बोले जाते हैं जो संक्षिप्त व सारगर्भित होते हैं। देखिए, जब हमने पूर्व ज्ञान देख लिया, प्रस्तावना, प्रश्न बना लिए, अब हमारा उद्देश्य कथन, जो हमारा आज का टॉपिक है, हम उसके बारे में एक समस्यात्मक प्रश्न उन्हें देंगे जो कि उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित होगा और हमारे आज के जो नया टॉपिक है उसके बारे में भी संबंधित होगा। दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। हम उन्हें समस्यात्मक प्रश्न देंगे जिससे हम आगे अपने उद्देश्य पर खरे उतरें और हम उन्हें ढंग से वो समझा पाएं कि क्या है हमारा टॉपिक या क्या हम समझाना चाह रहे हैं। आगे है व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए। व्याकरण के अध्ययन और अध्यापन की दशा आजकल बड़ी शोचनीय है और इस ओर अध्यापकों को ठोस कदम उठाने चाहिए। बोलचाल और लिखित भाषा में जिन नियमों का प्रयोग होता है उन्हें व्यवहारिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं नियमों का सूक्ष्म विवेचन नियमित व्याकरण कहलाता है। बोलचाल और लिखित भाषा में जिन नियमों का प्रयोग होता है उन्हें व्यवहारिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। जो हम डेली बोलते हैं और लिखते हैं और जिन नियमों के अंतर्गत हम व्यवभाषा या बोली का यूज करते हैं उन्हें व्यवहारिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। ये याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं। इन्हीं नियमों का सूक्ष्म विवेचन नियमित व्याकरण कहलाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे है व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। व्याकरण शिक्षण को सरस और रुचिकर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाए। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा दी जाए। व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए। बच्चों के भाषा संबंधी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके सामने उत्तरोत्तर कठिन रचनाएं प्रस्तुत की जाएं। व्याकरण शिक्षा को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। देखिए, ये सारे क्या है, बच्चों के स्तर के अनुसार ही होनी चाहिए, उनकी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए।
आगे व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए और भाषा संसर्ग विधि, जो कि अभी मैंने पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, कि भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत ही देनी चाहिए। वो क्या थी? जो लेखक हैं उनकी कृतियां पढ़ाई जाएं, ठीक है, महान लोगों की, ठीक है, और आगे यही रचनाएं प्रस्तुत की जाएं और उन्हें दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्रियों का यूज करते हुए पढ़ाएं, दोनों का प्रयोग करना चाहिए पढ़ाते समय। छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से हतोत्साहित किया जाए। छात्र क्या करते हैं? नियम और परिभाषाओं को रट लेते हैं लेकिन उन्हें समझते नहीं है, तो उन्हें इस ओर उन्हें अग्रसर करना चाहिए कि ये हमें समझ के याद करनी है, ना कि केवल रटना है। बच्चों को सिखाए गए नियमों का अभ्यास कराने के लिए रोचक एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्यास कराए जाएं, जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति, वचन परिवर्तन, पर्यायवाची शब्द, वाक्य निर्माण, लिंग परिवर्तन और विलोम शब्द, इनका अभ्यास कराया जाए। आगे उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक व्याकरण शिक्षण को सरल एवं सरस बना सकता है। आगे देखते हैं संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। संप्रेषण कौशल मैं बता चुकी हूँ आपको कई बार। देखते हैं क्या है। व्याकरण बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक है। व्याकरण शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास कराने में सहायक है। यह बालकों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने में सहायक है। यह बालकों में सृजनात्मक कौशल का विकास करने में सहायक है। यह बालकों में ऐसी क्षमता पैदा करने में सहायक है जिससे कि वे अपने भावों को शुद्धतापूर्वक व्यक्त कर सके। यह बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि वे अपने भावों को शुद्धतापूर्वक व्यक्त कर सके। यह बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रभावपूर्ण तरीके से दे सके। यह बालकों को साधारण वार्तालाप में शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाने में सहायक है। यह बच्चों को भाषण संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक है। ये थोड़े से ब्लर हो रहे थे, लीजिए अब मैं ढंग से इन्हें दिखा दे रही हूँ। ये संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व, ये भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। इतने पॉइंट में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है कि संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है, ठीक है। आगे है लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है, तो कोई भी पॉइंट वो दे सकते हैं। यह बच्चों को पढ़ी या सुनी हुई बातों को शुद्ध वर्तनी तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। यह बच्चों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विश्लेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। यह बच्चों में विभिन्न संदर्भ शब्दों की समझ पैदा करने में सहायक है। यह बच्चों की लेखन शैली में मुहावरों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। यह बच्चों को लेखन क्रिया में गद्य पद में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। तो ये था आज का हमारा फोर्थ टॉपिक है ये हमारा आज फिनिश हो गया है। ये था हमारा भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, और आप लोग अच्छे से इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जो रह गए हों वो भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छे से इसकी तैयारी करिए। अब हमारा नेक्स्ट जो वीडियो का वो हमारा हिंदी पेडागोजी का 5th जो भी उसका टॉपिक होगा तो हम उसी की तैयारी करेंगे। हिंदी पेडागोजी का 5th टॉपिक की तैयारी कराएंगे। आज मैंने 4th टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया है। आप लोग अच्छे से याद कीजिए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक पता है आपको मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।